डिएगो गार्सिया और डिमोना, ये तो जो अटैक है, ये थोड़ा सा जो अभी का वॉर चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, इसमें एक नया डेवलपमेंट ये देखने को मिला है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। इससे जो इक्वेशंस है या वर्ल्ड की जो पावर प्रोजेक्शन है या बैलेंस ऑफ पावर है, उसमें बहुत कुछ चेंज आ सकता है आने वाले टाइम में। जो इक्वेशंस है पावर का, उसमें बहुत कुछ चेंज आ सकता है, क्योंकि यदि आप देखोगे तो डियागो गार्सिया कहाँ पे है? ये आपका मान लीजिए, ये अरब हो गया, ये आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, और ये अपना भारत है। यहाँ पे श्रीलंका हो गया, डियागो गार्सिया यहाँ पे जाके है डियागो गार्सिया। अब देखिए ईरान अपने यहाँ से अटैक किया है, इस पे अटैक करने की कोशिश की है, जो कि लगभग 4000 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस रखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे पहले ये उठता है प्रश्न कि ईरान डियागो गार्सिया पे क्यों अटैक करेगा। देखिए डियागो गार्सिया जो है, वो पहले है क्या, ये एक तो एक आइलैंड टाइप का है, आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजी मतलब आइलैंड हम है, जो कोरल से बना हुआ है, कोरल बीच कोरल से बना हुआ है वो आइलैंड, ठीक। ये जो आइलैंड है वो ब्रिटिश का, मान के चलिए ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम का है। ये मेनली है आपका सेशल्स का या मॉरिशस, इसी दोनों में से किसी कंट्री का ये आइलैंड है, जिसको कि इसने कॉलोनियल पीरियड में ऑक्यूपाई कर रखा था, फिर अभी कुछ दिन पहले जाके उसने उसे हैंड ओवर कर दिया है। लेकिन आप देखोगे डियागो गार्सिया पे तो जो यूएस का जो कह सकते हैं इंडो पैसिफिक कमांड कह सकते हैं, या यूएस का बहुत बड़ा मिलिट्री बेस कह सकते हैं, इंडियन ओशन के अंदर है। और यहाँ पे यूएस के पूरे एसेट्स हैं, ठीक। उसके बाद नेटो का भी बहुत कुछ है, ब्रिटिशर का भी यहाँ पे बहुत कुछ एसेट्स हैं। तो अब मेन क्वेश्चन उठता है कि ईरान यहाँ पे ये डियागो गार्सिया में अटैक करने के पीछे का उसका मंशा क्या होगा, ये बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि भाई इस तरीके की इस लेवल पे जब लड़ाई चल रही है, तो उसमें हर एक कदम के पीछे में कोई ना कोई इंटेंशन होता है, कोई ना कोई मकसद होता है। ऐसे ही नहीं होता है कि ऐसे चलो वहाँ फेंक देते हैं, ऐसे वहाँ फेंक देते हैं, ऐसे वहाँ फेंक देते हैं। सबके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है, पर्पस होता है। दो ऑब्जेक्टिव होता है, एक होता है रियल ऑब्जेक्टिव, जो कर रहा है उसको पता है। दूसरा क्या होता है, स्पेकुलेटिव होता है। स्पेकुलेटिव मतलब जो कि बाहर से लोग जो देखते हैं, वो उसमें अपना दिमाग लगाते हैं, उसमें से देखते हैं, सारे कुछ देखने के बाद वो 4-5 ऑप्शन देते हैं, जो भाई ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसी सब में से कोई एक मेनली होता है, ठीक। देखिए अभी यदि आप देखोगे तो ईरान ने क्यों यहाँ पे अटैक किया है, इसमें यदि देखेंगे तो एक तो वो अपने पहले पावर को दिखाया है, जो भाई मेरे पास पावर है। ऐसी आईआरबीएम कह सकते हैं, इंटर रीजनल बैलिस्टिक मिसाइल, या बोलिए रीजनल। इसका मतलब क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में ये आईसीबीएम बनाएगा, कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाएगा, 5000 किलोमीटर से ऊपर के रेंज का यदि बनाएगा, 10,000 तक ये रेंज के बनाएगा, तो ये खतरा हो सकता है। दूसरा, ये अटैक करने के पीछे हो गया, ये डायरेक्ट यूरोप को कह रहा है कि भाई तुम मुझसे बचे नहीं हुए। यूरोप का जितने भी देखो, आप पेरिस से लेके लंदन से लेके, या इधर आप चले जाओ ग्रीस आ जाओ, इटली आ जाओ, जितना भी है इधर मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट में जितने भी कंट्री है, उसको ये बता रहा है, जर्मन बर्लिन तक ने सब इसके रेंज में आ गया। अब सेकंड, जो एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं मतलब डर जो है यूरोप के अंदर या वेस्ट के अंदर, एक ये डर हो गया। मान लीजिए कि बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई झूठ बोल रहा है, ईरान के पास में न्यूक्लियर मटेरियल है नहीं, ये सब झूठ बोल रहा है। लेकिन मान लीजिए 5% भी इसमें सच्चाई हो कि ईरान के पास में यदि इनरिच यूरेनियम, और ये यूरेनियम किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर, किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर वो उसको वॉरहेड में उस इनरिच यूरेनियम को ऐड कर दे, ठीक। और मान लीजिए नहीं, एक फुल फ्लेजेज आप कह सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, एक फुल फ्लेजेज न्यूक्लियर बम को वो डिलीवर करे, इवन अब डर्टी बम ही वो बना के किसी भी यूरोप में वो डाल दे, किसी भी यूरोपियन कंट्री में वो उसको फायर कर दे, तो इससे क्या होगा, यूरोप के अंदर पूरी तरीके से भूचाल आ जाएगा, एक अर्थक्वेक की तरह आएगा, ठीक।
एक तो ये हो गया, समझ गए? तो ईरान का पर्पस ये है यहाँ पे जो भाई, ईरान का पर्पस आप ये देखिए, जो ईरान अभी गल्फ के ऊपर अटैक कर रहा है, गल्फ के ऊपर ही अटैक कर रहा है। गल्फ के ऊपर अटैक करने के पीछे क्या है, ये पूरे वर्ल्ड को इसमें इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक। और वर्ल्ड को दिखा रहा है जो भाई हमारी पावर क्या है, वर्ल्ड को दिखा रहा है पावर क्या है। तो और दूसरा इसी के साथ ईरान कर क्या रहा है, पूरे गल्फ वाले को कह रहा है जो भाई हम तुमको अटैक नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ का जो जनता है उसको एक तरीके से उसको पेसिफाई करने की कोशिश की जा रही है, जो भाई आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं। यहाँ पे जो अमेरिकन एसेट्स आपका जो ऑटोक्रेट रखा हुआ है जो अमेरिकन के अंदर है, उसके अगेंस्ट हम अमेरिकन एसेट्स पे वो कर रहे हैं। तो अब ये है कि जब ईरान चाहता है कि एक तो भाई हमारी जो वॉर फ्रंट है उसको और बढ़ाया जाए, तो वॉर फ्रंट बढ़ा के कहाँ ले जाएगा, एक तो इजराइल, इजराइल में वो चाहता है कि भाई इजराइल में अटैक करने का एक उसका क्या हो सकता है, एक डेटरेंस है, डेटरेंस है। डेटरेंस इट इट मीन्स ये है कि इजराइल की यदि देखोगे तो आप उसका जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वो ज़्यादा है नहीं, इजराइल इतनी छोटी सी कंट्री है। तो इसमें यदि ईरान मान लीजिए 10 बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ से यहाँ तक यहाँ से छोड़ता है, तो इसका जो न्यूक्लियर डेटरेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। वो फिर ये इजराइल जो है न्यूक्लियर ऑप्शन पे आ जाएगा। जब इजराइल न्यूक्लियर ऑप्शन पे आ जाएगा तो ईरान के दिमाग में तो ये भी तो चल रहा है जो भाई डेवास्टेशंस ऐसा होगा कि हम बर्बाद हो जाएंगे, ये भी है, ठीक। तो इजराइल पे वो कितना अटैक करेगा, वो भी लिमिटेशन है इसके लिए। दूसरा, गल्फ पे ये कितना अटैक करेगा, क्योंकि गल्फ यदि ये सारे कंट्री फिर एक उसका भी एक कह सकते हैं डेटरेंस लेवल होता है, वहाँ पे आने के बाद बोलेगा नहीं बस हो गया, अब तुम करोगे तो अब हम तुम पे अटैक करेंगे, ठीक। इससे क्या होगा कि जो यदि गल्फ भी अटैक करेगा तो इससे क्या होगा, जो पावर जो ईरान इसको चाहता है एक तरीके से इसको रिलीजियस वॉर बना देना, क्योंकि उसमें इसको फायदा किसको होगा, इसी को होगा। यदि रिलीजियस वॉर बना देगा तो इससे क्या होगा कि भाई एक तो ईरान एक लीडर की तरह आएगा, ठीक, मुस्लिम वर्ल्ड की तरह वर्ल्ड में लीडर की तरह आएगा, ठीक, उभर के आएगा, ठीक। दूसरा क्या होगा, इसको क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम बनाएगा, क्रिश्चियन वर्सेस ज्यूस वर्सेस मुस्लिम बनाएगा और क्रूसेड की तरह इसको ले जाएगा। तो तो इससे क्या होगा, ईरान को ही इसमें फायदा होगा। तो शो बनाना चाहता है, तो इसीलिए उस वो क्या करेगा कि गल्फ, यहाँ से गल्फ के तरफ से ईरान के ऊपर अटैक ना हो, तो गल्फ पे भी वो ज़्यादा अटैक करेगा नहीं, तो फिर अटैक करेगा कहाँ, तो वो एक और ऑप्शन खोलना चाहता है। वो ऑप्शन क्या होगा, यूरोप, यूरोप हो गया। यदि यूरोप पे वो अटैक कर देगा, मान लीजिए मेडिटेरियन सी के आसपास में कुछ कंट्री को वो टारगेट करेगा, मान लीजिए ग्रीस को टारगेट किया, मान लीजिए साइप्रस है उसको टारगेट किया, ठीक। ये जो छोटा छोटा कंट्री है इधर मतलब इधर आप देखोगे मेडिटेरेनियन में तो वो मेडिटेरेनियन की तरफ पोलैंड से नीचे की तरफ देखोगे तो ऑस्ट्रिया हो गया, फिर उसके बाद बहुत सारा मॉन्टेविडियो, इस सब तरीके के मॉन्टेनिग्रो, इस सब तरीके के बहुत सारा छोटा छोटा बाल्कन स्टेट में कंट्री है, उस पे अटैक करेगा। तो क्या होगा कि भाई उसका फ्रंट खुल गया, और ये वो वॉर किस लेवल का हो गया, वर्ल्ड कह सकते हैं मिनी वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं इसको होगा। इससे क्या होगा, क्योंकि ईरान तो देख रहे हैं भाई डैमेज तो मेरा हो ही रहा है, डैमेज हो ही रहा है, ठीक। एसेट्स मेरे पास यदि है तो हम इस एसेट्स को यूज़ करेंगे, इससे इस एसेट्स को यूज़ करें तो इससे मेरा क्या होगा कि फ्यूचर में मेरी जो इमेज है वो एक बहुत बड़ा उभर के आएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक। अब देखो यहाँ पे है क्या, अब देखो इसमें जो ईरान है, क्या आपको लगता है क्या ईरान का इंटीग्रेशन या बातचीत जो रशियन है या चाइनीज है उससे नहीं होता होगा, रशियन चाइनीज से भी बात होता होगा कि अब हम इस पे क्या करें, मतलब स्ट्रेटेजिक जो हेल्प है वो तो रशिया चाइना की तरफ से मिल ही रहा है इसको, ठीक। तो इसको क्या होगा, रशिया बोला होगा यदि तुम इस तरीके का यदि तुम यूरोप पे करते हो, यूरोप पे करते हो, तो एक तो क्या होगा, यूरोप और वेस्ट की हेकड़ी निकल जाएगी इससे, इसकी हेकड़ी निकल खत्म हो जाएगी, ठीक। कि आई एम इनविजिबल इनविंसिबल है, हमें कोई हरा नहीं सकता, इस तरह की हेकड़ी निकल जाएगी। दूसरा क्या होगा, ये सब जो यूरोपियन है या तो तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे, तो एक तो यूक्रेन वाला मसला जो भी है वो अभी बंद हो जाएगा, ठीक।
बंद हो जाएगा, ठीक। तीसरा क्या होगा, सारी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी, इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी पूरे यूरोप के अंदर, और दुनिया में तो है ही, इसमें आएगी, ठीक। जो यूक्रेन को हेल्प कर रहा है ये यूरोप, वो हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक। उससे क्या होगा, मुझे तो एक फ्री हैंड मिलेगा, तो हम इधर ईस्टर्न यूरोप के अंदर अपने आप को हम इन्वॉल्व करेंगे बढ़िया से, ठीक, इसको बढ़ाएंगे, ठीक। चौथा क्या हो सकता है, यदि यूरोप इसमें गया वॉर में, हम ये नहीं कह सकते कि ईरान इससे जीत जाएगा, यूरोप इस वॉर में गया, मान लीजिए कि जो यूरोपियन सिटी है, उस सिटी के अंदर ईरान 10 मिसाइल, जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको फोड़ दे, यहाँ पे लेके आए, तो फिर आप यूरोप या वेस्ट या नेटो का जो इज्जत है वो तो खत्म हो जाएगा, ठीक। इज्जत खत्म होगा पूरी तरीके से इसका, ठीक। बैलेंस ऑफ पावर चेंज होगा, फिर इसमें आएगा कौन पंचायत करने के लिए, पंचायत करने के लिए बचेगा कौन, तो रसिया बचेगा और चाइना बचेगा, ठीक। रसिया और चाइना बीच में बचेगा, और इंडिया तो है ही, अभी सबके साथ हमारा तो रिलेशन अच्छा है ही, ठीक। ये आएंगे इसमें मीडिएशन करने के लिए, ये हो सकता है। फिर उसके बाद क्या है, जो अमेरिकन की जो एक हेजेमनी है इस तरीके का, वो अमेरिकन हेजेमनी खत्म होगी, ठीक। अमेरिकन हेजेमनी इससे ख़त्म होगी, कम होगी, ठीक। अब मेन है इससे कि अब देखिए जो फ्यूचर का जो सिनेरियो बनेगा, फ्यूचर का जो सिनेरियो बनेगा वॉरफेयर के अंदर, वो वॉरफेयर में इस तरह का सिनेरियो बनेगा, जब भाई एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी एक कैपेसिटी होती है, एक एबिलिटी होती है, एक सीमा होता है उसका, उस सीमा के बाद उस एयर डिफेंस सिस्टम का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। कोई भी कंट्री है, मान लीजिए अफ्रीका के अंदर कोई कंट्री है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर वेस्टर्न अफ्रीका, मान लीजिए घाना हो गया, ये नमीबिया हो गया, कोई सा भी कंट्री है, इस कंट्री को मान लीजिए 500 बैलिस्टिक मिसाइल कोई भी स्टोर कर देगा, 500 बैलिस्टिक मिसाइल कोई भी स्टोर इसको कर देगा। अब बोलेगा जब भाई तुम्हारे पास जो रिसोर्स है, गोल्ड रिसोर्स है, उसका एक्सट्रैक्शन तुम उसको नहीं करने दो, क्या, किसको नहीं करने दो, वेस्ट को नहीं करने दो, जो वेस्टर्न आ रहा है तुम्हारे पास एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करने दो। तो कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी यहाँ पे तुम्हारे अंदर करने की कोशिश करेगा, मिलिट्री एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से तुम बैलिस्टिक मिसाइल लो और सीधा फोड़ दो, जाके यूरोप में फोड़ दो, या तुम अमेरिका में जाके फोड़ दो। अब देखो, जैसे कि वेनेजुएला का जो हुआ है, वेनेजुएला का जो हुआ है, अब इससे क्या होगा, यदि ईरान के वॉर के बाद से मान लीजिए कि वेनेजुएला के बाद और कंट्री, कोलंबिया हो गया, कोलंबिया हो गया, हो सकता है कोलंबिया के मिलिट्री को वहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल को स्टोर किया जाए, मान लीजिए बैलिस्टिक मिसाइल स्टोर किया जाए, ठीक। जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है उस टाइप से, इस बैलिस्टिक मिसाइल को स्टोर करने के बाद हो सकता है कि बोलेगा जब भाई कोलंबिया में यदि कू करने की कोशिश करेगा, तो तुम सीधा क्या करना, एक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ देना अमेरिकन के अंदर। अब देखिए फिर ये बोलेंगे ये एयर डिफेंस सिस्टम, अब देखिए जब एयर डिफेंस सिस्टम की यदि आप बात करते हैं, तो एयर डिफेंस सिस्टम की एक सीमा होता है, एक लिमिटेशन के अंदर ही एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है। यदि मिसाइल यदि आप यहाँ पे हाइपरसोनिक, सुपर हाइपरसोनिक स्पीड के मिसाइल को यदि डेवलप करते हैं, ठीक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सबसोनिक, इस सब तरीके की, जिसमें कि जो स्पीड ऑफ कह सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड है उससे 10 टाइम्स, 10 मैक ऊपर, 5 मैक ऊपर, 5 मैक ऊपर, इस तरीके के स्पीड के इस मिसाइल को यदि आप डेवलप करते हैं, तो यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है, समझ गए। तो ये फ्यूचर में ये चीज़ हो सकता है। अब देखिए ये अभी जो ईरान और अभी जो वॉर चल रहा है, इसमें आपको क्या लग रहा है, एक चीज़ तो ये लग रहा है ईरान और यूएस के वॉर में, कि यहाँ पे किस चीज़ का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, दो चीज़ का यहाँ पे इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। एयर डिफेंस सिस्टम का यदि आप देखोगे तो उतना ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं दिख रहा है। मान लीजिए 15 बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ से छोड़ा गया ईरान से, 10-12 को यदि इंटरसेप्ट कर लिया, 3 मिसाइल भी आ गया, 3 मिसाइल से डिस्ट्रक्शन तो होता ही है ना। तो 19 इसकी जो एयर डिफेंस सिस्टम 100% उसका रिजल्ट नहीं है, उसका एक लिमिटेशन है, तो वो वहाँ पे हो गया। अब देखिए वॉर में है हो क्या गया कि दो चीज़ का इम्पोर्टेंट हो गया, एक तो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, दूसरा क्या हो गया, आपका सैटेलाइट इमेजनरी हो गया, ठीक। उसके बाद सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है आपका इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा, ह्यूमन इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यहाँ इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। क्योंकि इम्पोर्टेंस इसीलिए बढ़ गया, आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, आपको टारगेट को चुनने में,
टारगेट को चुनने के में आपका बहुत अच्छा काम करता है। बहुत कुछ एंथ्रोपिक वाला जो भी है, आप देख सकते हैं इसमें। सैटेलाइट इमेजरी से क्या होगा आपका, मान लीजिए जो मूवमेंट है आपको पता चलेगा। जैसे कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसका मूवमेंट है, वो कहाँ जा रहा है, तो उसका आपको पता चलेगा, ठीक। डिस्ट्रॉयर है, वो उसका मूवमेंट का है, कहाँ जाएगा पता चलेगा। जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, कहाँ पे उसका आर्मी का बेस है जी, कहाँ पे उसका मिलिट्री बेस है, कहाँ से रनवे है, सब कुछ है, उससे पता चलेगा, ठीक। और वहाँ पे सीधा बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ से छोड़ दो, ठीक। तो आप देखियो सैटेलाइट या स्पेस में जो जिस कंट्री का सुपीरियरिटी होगी, उससे क्या होगा, उसको एक मतलब एज मिलेगा, उसको एज मिलेगा। सैटेलाइट में सुपीरियरिटी कैसे आएगा, ये R&D से आता है, और ह्यूमन रिसोर्स कितना है R&D में, आप कितना इन्वेस्ट कर रखे उससे आएगा, समझ गए। तो मैं कहाँ पे था। हाँ, ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात इसीलिए कर रहे हैं यहाँ पे। ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात इसीलिए यहाँ पे करना है क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ईरान के ऊपर ऐसी बात तो नहीं है कि यूएस और इजराइल की पावर नहीं है। वो अटैक तो कर रहा है, अटैक तो कर रहा है। लेकिन मान लीजिए ईरान के अंदर कितना इसका मिसाइल डिपो है, कितना इसका कमांड सेंटर है। यदि इसमें यदि 100% एक्यूरेसी के साथ यदि ह्यूमन इंटेलिजेंस रहता, तो ऑब्वियस है कि यूएस और इजराइल डायरेक्ट उस ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज करके 100% एक्यूरेसी के साथ वो उस जो कह सकते हैं कि जो साइट है उस पर अटैक करता है, और उसकी जो रिसोर्स की कैपेसिटी है उसको ख़त्म कर देगा, कर देता, जिससे इसकी फायर पावर कमज़ोर हो जाता, फायर पावर कमज़ोर हो जाता तो ये घुटने पे आ जाता। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस उतना स्ट्रांग नहीं है। यदि नहीं तो अभी भी यदि ईरान फाइट कर रहा है, ईरान यदि वहाँ से मिसाइल का मतलब छोड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, ईरान के पास में बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं जिसके बारे में पता नहीं है कि भाई कहाँ से मिसाइल को ये छोड़ रहा है, उसके अंडरग्राउंड जो मिसाइल सिटी है कहाँ पे है, कितना स्टॉक है उसके पास। इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है दुनिया को, कोई नॉलेज नहीं है यूएस को, इजराइल को। इसलिए तो वो वहाँ से कर रहे थे। ह्यूमन इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले टाइम में होगा। ह्यूमन इंटेलिजेंस स्पाई स्पेनाज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या सैटेलाइट इमेज हो, टेक्नोलॉजी हो, इसका एक लिमिटेशंस होगा, इसका एक लिमिटेशंस होगा, और ह्यूमन इंटेलिजेंस से ये गेम चलेगा। देखिए, अब हम ये इसमें आते हैं कि जो आने वाला जो फ्यूचर होगा वो एक तरीके से इस वॉर में थोड़ा-सा टेंस होने वाला है, इसीलिए है क्योंकि ईरान ने क्या किया है, जो इज़राइल का जो डेमोना जो उसका न्यूक्लियर सिटी कह सकते हैं, डेमोना जो है, डेमोना डेमोना क्या होता है, यही होता है एग्जैक्ट, हाँ। उसकी जो न्यूक्लियर सिटी है उस पे अटैक किया है, ठीक। अब देखिए ये न्यूक्लियर सिटी पे अटैक करने के पीछे क्या है। एक तो ईरान ने अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रखा है, जो भाई जो तुम्हारा इम्पोर्टेंट सिटी है, जिसमें तुम सिक्योरिटी लेवल, जो सिक्योरिटी का लेयर है, मे बी ऑब्वियसली है कि सिक्योरिटी का लेयर यहाँ पे 5-6 लेयर का सिक्योरिटी होगा, ठीक। जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा यहाँ पे 6-7 लेयर का होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर सिटी है मान लीजिए इसको, तो उसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, डैमेज कर सकता हूँ। तो इससे एक तो ये मैसेज दिया। उसके बाद ये हो गया कि डेमोना अटैक के बाद एक जो डेटरेंस कहते हैं उसका लिमिटेशन धीरे धीरे खत्म होता जाता है। डेटरेंस क्या हो गया भाई, जो मैं तब तक ही तुमको सह सकता हूँ जब तक कि हमारी एक लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशन से यदि आगे तुम यदि करोगे तो फिर हम हमारा जो लास्ट ऑप्शन है उसको यूज करने की कोशिश यूज करेंगे, डेटरेंस, ठीक। तो एक तो ये हुआ, ये प्रोवोक करने की कोशिश हुआ इज़राइल को, जो तुम करो फिर मैं तुमको दिखाता हूँ जवाब। ये प्रोवोक करने की कोशिश हुआ। इसमें एक थ्योरी ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कि यदि इज़राइल बाय चांस यदि न्यूक्लियर का यूज़ करता है, बाय चांस यदि न्यूक्लियर का यूज़ करता है, तो ईरान का जो देखेंगे तो ईरान की ज्योग्राफी बहुत लंबी चौड़ी है। यदि बहुत लंबी चौड़ी है, यदि एक न्यूक्लियर का यूज करेगा, दो न्यूक्लियर का यूज करेगा, तो ईरान का डैमेज कम होगा। यदि ईरान के पास न्यूक्लियर वॉरहेड है, यदि ईरान इजराइल को ऊपर न्यूक्लियर यूज करेगा, तो ईरान इजराइल की बहुत डैमेज हो सकता है, ठीक। इस कंडीशन में यदि आप देखोगे तो इजराइल का एक ऑप्शन है, ठीक है। इजराइल के अंदर एक थ्योरी है जिसको बोला जाता है सैमसन
सैमसन कह सकते हैं सैमसन ऑप्शन है। सैमसन ऑप्शन क्या होता है? ये एक उसके एक तरीके से रिलीजियस ऑप्शन की तरह है। इसमें इज़राइल का ये कहना है कि भाई यदि मेरा जो डेटर्रेंस है वो ख़त्म हो जाएगा और मुझे यदि ये लगेगा कि मैं बर्बाद होने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, तो मैं ईच एंड एवरीवन को एक साथ लेके मरूँगा। इसका मतलब हुआ कि जो उसका पवित्र टेम्पल है, टेम्पल सोलोमन है, यदि वो टूटेगा, वो गिरेगा, तो उसके साथ-साथ यदि तोड़ने वाले और खुद अपने आप दोनों साथ मतलब मरेंगे। एक तो मैं मरूँगा और मैं तुमको भी साथ में लेकर मरूँगा। ये हो गया। तो फिर ये सैमसन ऑप्शन पे यदि इज़राइल आ जाता है, देखिए इसका कोई ऑफ़िशियली नहीं है ये, लेकिन बताया जाता है इस तरीके का ऑप्शन है उसके पास। तो फिर ये डेटरेंस ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर पे आएगा और जो इसका न्यूक्लियर वॉर करेगा, तो वो नहीं देखेगा कि वो एक ही है, तो वो टोटल डिस्ट्रक्शन पे काम करेगा और जितने भी इज़राइल का शत्रु है वो उस सारे शत्रु के ऊपर इज़राइल अटैक करेगा। इस ऑप्शन में न्यूक्लियर अटैक होगा उसके जितने भी शत्रु हैं उस पे। लेकिन ये तो एक ऑप्शन है उसके पास, लेकिन ऐसा हो नहीं। यही दुनिया कहेगा कि ऐसा हो नहीं। तो ये कुल मिलाकर कह सकते हैं इंडिया और गर्सिया और अभी जो इसके ऊपर अटैक हुआ है, डेमोना के ऊपर अटैक हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। फिर देखेंगे कोई और चीज़।